इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुषमा, प्रोग्राम किसान की बात लेकर आ गई हूं। हर शुक्रवार की तरह आज भी आपके लिए ये प्रोग्राम हाजिर है और मेरे साथ भी हाजिर हैं हमारे दोस्त विनोद कुमार जी। तो हम सब आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि किसान भाइयों और बहनों सभी जानते हैं कि ये जो हमारा वर्ष है 2023, ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है श्री अन्न को। ये सभी जानते हैं। तो यानी कि मिलेट्स को हम सिर्फ एक साल से हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें कि जो श्री अन्न है ये हमारे लिए पोषक तत्वों से भरपूर होता है और ये कितनी ज़रूरत बन गया है हम सब के लिए। तो इसीलिए हमारी भी कोशिश होती है कि ऐसे ही टॉपिक लेकर आएं ताकि हम सब जागरूक हों और किसान भाई भी जागरूक हों। और इसके बारे में और भी नए नए रिसर्च भी चल रहे हैं। बिल्कुल। और आज विनोद हम यही कुछ टॉपिक लेकर आए हैं कि श्री अन्न जो है बाजरे के आटे की जो होती है शेल्फ लाइफ, उसमें कैसे हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे वृद्धि कर सकते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया हुआ है स्टूडियो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत रंजन जी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। रंजीत जी प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। बिल्कुल सुषमा, और हर बार की तरह डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले हम अपने श्रोताओं को जो एक जुड़ने का माध्यम है हमारे साथ, चाहे वो संदेश के माध्यम से जुड़े या फोन कॉल के माध्यम से जुड़े। अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप के माध्यम से जो जुड़ना चाहते हैं श्रोता, वो अपना नाम और उनका जो प्रश्न है वो भेज सकते हैं 9588688753 पर जी। 9868868753 ये है नंबर, इस पर आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और जो श्रोता कॉल करना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं 23421081 पे, और इसके अलावा 23421608 पर। जी बिल्कुल, ये दो फोन नंबर्स हैं हमारे, आप इनसे जुड़ जाइए कॉल के माध्यम से। तो डॉक्टर साहब शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम का सिलसिला, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिलेट्स की। सिर्फ हम आज के प्रोग्राम में बात नहीं कर रहे हैं, या हर चैनल पर हर जगह इसके बारे में बहुत सारे प्रमोशनल प्रोग्राम्स भी बनते आ रहे हैं कि भाई हम लोगों को जागरूक करें। तो इसकी उपयोगिता या इसके बारे में इम्पोर्टेंस जो है इसकी, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा है सुषमा जी आपने। तो मिलेट्स की जहाँ तक बात करें तो अभी आप जैसा कि आपने बताया, ये साल हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं। मिलेट्स जिसको कि श्री अन्ना भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसकी अपनी एक खासियत है। अगर कुछ एक श्री अन्ना की हम बात करें, जैसे रागी जिसे हम मरवा भी बोलते हैं, तो जैसा कि हमने बताया पचने वाला कैल्शियम, सबसे ज्यादा पचने वाला कैल्शियम मरवा या रागी में पाया जाता है। अगर आप बाजरे की बात करें, जो कि आज का हमारा विषय भी है, तो बाजरे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, यूनिक फिनॉल्स जिसको पॉलीफिनॉल्स भी आप बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, या वसा जो लिपिड आप बोलते हैं, या अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन पर्ल मिलेट या बाजरे में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर हम इसको और अन्य अन्न से कंपेयर करें तो अगर हम और श्री अन्न की बात करें जो इस ग्रुप में है, तो जैसे आयरन, बहुत सारे इसमें ऐसे मिलेट्स हैं जिसमें डाइजेस्टेबल या पचने वाला आयरन। आपको ज्ञात होगा कि हमारे देश या पूरे विश्व में एनीमिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये जो है नेचुरल सोर्स ऑफ आयरन, ये मिलेट्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए अगर डायबिटीज, जैसा कि हम सब जानते हैं डायबिटीज आजकल हर एक तीसरे या चौथे वर्ग के लोगों को डायबिटीज हो रहा है, तो इसमें बाजरे की अगर बात करें तो इसकी जो जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम बोलते हैं, ये बहुत ही कम है। जहाँ तक ग्लूटेन की बात करें, ग्लूटेन जितने भी मिलेट्स है उसमें बहुत ही कम या ना की मात्रा में पाया जाता है। तो ये सारी खासियत जो है इसको एक अलग वर्ग में रखती है, और इसीलिए आपको मैं बताऊं कि बाजरे को भगवान का अन्न भी बोला जाता है, गॉड्स ग्रेन भी बोला जाता है। ओके। और फिर इसको श्री अन्न की श्रेणी में तो हम रखते हैं, जितने भी मोटे अनाज हैं वो हमें। लेकिन डॉक्टर साहब अब बाजरे की अगर बात करें तो एक धारणा बनी हुई है कि भाई ये जो अनाज है हम सिर्फ सर्दियों में खा सकते हैं, गर्मियों में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरा, इसका जो आटा है, जो गृहिणी है वो बना के रखती हैं 2 या 3 दिन, मतलब आप ये मान चले मैक्सिमम 4-5 दिन तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसकी वही हम लोग शेल्फ लाइफ की ही बात करेंगे आज की, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
ड्यूरेशन कैसे बढ़ाएं, इसको किस तरह से उपयोग में लाएं ताकि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें? हाँ, मैं आपका पहला सवाल लूँगा, जहाँ आपने ये कहा कि इतनी सारी खासियतें हैं बट फिर भी ये जो है दिनचर्या में बहुत कम यूज़ गाँव में देखने को मिलेगा। या जब से हमने इसके प्रचार और प्रसार स्टार्ट किया, जैसे 2018 में हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर में ये सेलिब्रेट किया था। 2023 हम इंटरनेशनल ईयर मना रहे हैं। फिर भी हमें लोगों को बताना पड़ रहा है इसकी खासियत। एक जो जागरूकता है लोगों में वो नहीं आ पा रही है। तो इसके कुछ कारण हैं, जैसा कि आपने बताया। एक तो शेल्फ लाइफ है कि अगर आप इसके आटे को अगर दाने को आटे में कन्वर्ट कर दें तो दूसरे या तीसरे दिन इसमें कड़वापन या महक आ जाती है। हाँ। जिसको कि हम रेंसिडिटी भी बोलते हैं। और इसके अलावा दूसरा और प्रॉब्लम है कि अगर हम इसके आटे को बनाएं तो बहुत सारी चीज़ें जिसको कि आप प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, बाजरे से बनी हुई खाद्य पदार्थ, वो बनानी मुश्किल होती है क्योंकि सेल्फ लाइफ बहुत कम है, तो लोग इसको रख नहीं सकते। तो जिस दिन आपने बनाया 1 या 2 दिन में आपको उसे खा जाना कंज्यूम करना होगा। तो इस सारे प्रॉब्लम के चलते लोगों में ये उतनी पॉपुलर नहीं हो पाए जितनी कि और जो है अन्य है। तो इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसानों के लिए इस पे काफी रिसर्च वर्क किया और हम लोगों ने कुछ एक ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप, जैसे कि मैं एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं जिसे हम हाइड्रोथर्मल नियर इंफ्रारेड बोलते हैं। HTNIR इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो IRI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, जिसमें अगर आप अपने आटे को HTIR ट्रीटमेंट दे दें, अगर आटे को उसके नीचे से निकाल दें तो आप 3 से 4 महीने तक उस आटे को रख सकते हैं, जैसे हम गेहूं या अन्य अनाज के आटे को रखते हैं, और इसमें कोई भी जो है कड़वापन या महक वो नहीं आएगी। इसका कारण है कि जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो जो इंजाइम्स ये होते हैं जो इनके तत्वों को काट कर और ऐसा कुछ हाइड्रोपेरोक्साइड्स बनाते हैं जिसके चलते ये महक आटे में आनी शुरू हो जाती है। तो जब हम इसको हाइड्रोथर्मल से ट्रीट करते हैं तो ये इंजाइम्स जो है ये खत्म हो जाती है, इनकी एक्टिविटी नहीं रहती है। तो उससे आटा है जो उसकी जो गुणवत्ता है उस पर कोई असर होता है इसका? नहीं, हम लोगों ने इसके जो है ट्रीटमेंट देकर और जितने भी इसमें जो है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, रेशा फाइबर हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आयरन जिंक हो गए, फिनोलिक्स हो गए, हम लोगों ने सबको एस्टिमेशन की है, देखी है। तो इस ट्रीटमेंट का कोई बहुत सिग्निफिकेंट फर्क जो है किसी भी इसके गुणवत्ता वाले पदार्थ पे नहीं पड़ता है। आटा के स्वाद उसका जो है आप उसको यूज करके अगर कोई खाद्य पदार्थ बनाते हैं उसके क्वालिटी पे भी कोई फर्क नहीं। मतलब उसकी सेल्फ लाइफ है जो वो 3 दिन से 4 दिन से वो 4 या 5 महीने तक चली गई। जी हाँ, हम लोगों ने 6 महीने तक जो है ये देखा है कि 6 महीने तक उसमें कड़वापन या महक नहीं आती है। और हम लोगों ने इसको पेटेंट के लिए भी फाइल किया है और हम लोग किसान को अपने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में बुलाकर हमने ट्रेनिंग भी दी है। और दूसरी खासियत ये है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया STNR, इसको सस्ते 18 से 20 हजार रुपये में इसको बनाया जा सकता है और इसमें आप जितना चाहे ट्रीटमेंट करके उस आटे को आराम से रख सकते। इवन ये जो कंपनी जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, जो पदार्थ बना रहे हैं, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 1-2 साल पहले की अगर हम बात करें तो कोई भी कंपनी बाजरे या श्री अन्न के किसी दाने को लेके कोई चीज़ नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि शेल्फ लाइफ बहुत कम था। तो आपको 2 या 3 दिन में उसको बेचने हैं, नहीं तो फेंकना है। तो जब से ये टेक्नोलॉजी आई है और कुछ एक और ट्रेडिशनल मेथड्स हम लोगों ने डेवलप किया है, तो जब से ये हमने इसको जो है प्रयोग किया और लोगों को ट्रेनिंग दी है तो ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, जिसमें आराम से आप 4 से 5 महीने और 6 महीने तक आप आटे को बना के रख सकते हैं। उसके प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप के खाद्य प्रोडक्ट बना के और उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो वही बात की चलो ठीक है, एक बड़े लेवल पे अगर कोई कर रहा है या फिर वो अपना इनकम के जरिए से चीजें देख, अगर हम बात करें अपने श्रोताओं की या फिर ग्रामीण क्षेत्र की जहाँ पे ये वाली चीज़ें ना तो उनको तकनीक के बारे में ये पता है कि भाई क्या हमने लगाना है, कैसे इस पे काम करेंगे, और हर घर के लिए जैसे अभी बात कर रहे हैं, अभी आपने बताया 18 से 20 हजार रुपये इसमें है, तो क्या फिर मतलब इसमें जैसे एक सोसाइटी बना के गांव के क्षेत्र में तो वहाँ पे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समस्या आती है इसकी ट्रेनिंग की और चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, तो क्या ऐसी कुछ जानकारी आपके संस्थान से मिल सकती है? हाँ जी, मैं आपका पहला सवाल लूँगा कि 18 से 20 हजार रुपये, ये तो मैंने बताया कि जहाँ कोई जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, औरतों ने ग्रुप बना रखा है, जहाँ वे बाजरे का मान लीजिए लड्डू बनाना चाहती है बेचने के पर्पज से, पैसा कमाने के पर्पज, वहाँ तो मिल के ये लगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं। अब हम बात करते
करते हैं घरेलू उपयोग के लिए, कि घर में औरतें अगर चाहती है कि आटा बनाए और बच्चों को दूसरे तीसरे दिन उसका कोई चीज बनाकर खिलाए, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है। जैसा कि मैंने बोला हाइड्रोथर्मल बेसिकली एक ऐसा यंत्र है जो स्टीम पैदा करता है। और आपको मैं बताऊं, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे यंत्र होते हैं जिससे आप स्टीम निकलती है। और अगर आप स्टीम नहीं कर पा रहे तो पानी को आप उबाल तो सकते हैं, ऊपर एक आप ट्रे रखकर, जैसे हम इडली बनाते हैं, तो आप एक कपड़ा, छन्नी वाला कपड़ा लेके उसमें आटे, पिसा हुआ आटा डाल के आप उस ट्रे में रख के और उसको 7 से 8 मिनट आप उस स्टीम में रखें, भाप दे देना है, उसको बाहर निकाल के आप नेचुरल कंडीशन में सुखा लें, सुखा के उसको अच्छा से पीस लें। और पीसने के बाद इंफ्रारेड, ये बहुत सस्ता जो है 150-200 रुपया में बल्ब आती है, जिसको आप किसी एक जगह जो है अलग जगह लगा सकते हैं और नीचे उसको रख के उसको सुखा देना है आटे को। और उसके बाद हो गया, आप उसको प्रयोग कीजिए, जैसे आप डब्बे में, बंद डब्बे में रखते हैं, रख के 3 से 4 महीने आप कीजिए, उसमें कोई कड़वापन, कोई भी जो है उसके खाने का स्वाद या कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये तो हर गृहिणी मतलब अपने घर पे कर सकती है कि भाई जो भी हमारे, जैसे बाजरे की हम बात करें तो सबसे पहले जो गर्म पानी है उसके ऊपर कपड़ा लगा के तो उसको 7 से 8 मिनट तक भाप दे लें उस बाजरे को। उसके बाद फिर उसको ठंडी छाया में सुखा लें और जो इंफ्रारेड जो बल्ब आते हैं आजकल, वो रोशनी हमें उससे देनी है। और उसके बाद जब वो सूख जाए तो फिर हम उसको पीस सकते हैं। तो इसमें क्या, जैसे सुखाते हैं सिर्फ कमरे में ही सुखाएं या फिर सनलाइट में भी हम उसको सुखा सकते हैं? बाहर भी सुखा सकते हैं, कमरे में भी सुखा सकते हैं, हल्का नमी उसकी कम करनी है। और फिर जब आप इंफ्रारेड बल्ब यूज करते हैं, इस बल्ब की खासियत है कि ये गर्मी पैदा करता है, तो क्विक ड्राइंग जिसको बोलते हैं कि तुरंत सूख जाना, वो इतनी जल्दी सूख जाएगा, 4 से 5 मिनट में वो पूरा ड्राई हो जाता है। फिर उसको एक बार पीस के और आप रखें और उसको सेल्फ लाइफ वही मतलब 5-6 महीने के आसपास चली जाएगी उसकी। हाँ जी, जो हाइड्रोथर्मल नियर इंफ्रारेड जो ये यंत्र है, इसमें 5 से 6 महीने आराम से जो है आप इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं और फिर इसको आप अपने विभिन्न प्रकार के प्रयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी तो ये मान के चलें कि भाई जैसे हम बात करें तो 4-5 दिन तक इस्तेमाल कर रहे हैं, अब कोई और मिठाई बनानी या प्रोसेस करके उसके लड्डू बनाने हैं, और फिर ये होता था कि लड्डू बना लिए जी, उनको कंज्यूम भी जल्दी करना है, अब उनको रख सकते हैं, रिलेटिव्स हैं आसपास, उनको दे सकते हैं चीजें, मतलब अब उसका लाइफ बढ़ सकता है। मैं बताऊं, यही एक कारण था कि ये इतनी सारी खासियतों के बावजूद ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितने कि और अन्य हुए, क्योंकि इसको अगर आपने कोई चीज बनाई है, जैसा कि आपने बताया लड्डू, तो आपको 2 से 3 दिन में उसे जो है खत्म करना है, खत्म कर देना है, नहीं तो फेंकना पड़ेगा। बट अब जो है बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऐसे आ गए हैं, जैसे कि मैंने एक ये बनाया हाइड्रोथर्मल नियर इंफ्रारेड, वैसे ही एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि दाने को हम क्या करते हैं कि जर्मिनेट कर देते हैं, थोड़ा सा उसको पानी में भिगो के जो है, और दाने को थोड़ा सा भिगो के आप, और फिर उसको जो है आप 2 दिन जो है उसको सुखा के और उसकी आटे पीस के जो है आप उसको रखते हैं। उसमें भी आप जो है 2.5 से 3 महीने तक उसकी शेल्फ लाइफ को इस ढंग से भी बढ़ा सकते हैं, और इसमें कोई बहुत ज्यादा यंत्र की भी जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। एक कॉल भी है हमारे पास, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, ये राजा जी हैं, ये भी बाजरे के बारे में ही जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं या लंबे समय के, वो किसान तो एक बड़े तादाद में करेगा, लेकिन ये घरेलू तरीके से अगर गृहिणियां करें तो उसका क्या तरीका है वो भी जानना। हालांकि आपने काफी कुछ बताया है। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार राजा जी। सर मैं अभी जो जानकारी दी तो जानकारी पूर्ण भी हो गई, लेकिन अब ये जो यंत्र बता रहे हैं सर, तो ये अंदर कहीं तक आता होगा और ये मतलब हमको आसानी से प्राप्त हो सकता है रखने के लिए? राजा जी, मैंने 2 बातें बताई। एक तो है कि ये यंत्र जो मैंने बताया जिसे कि हाइड्रोथर्मल नियर इंफ्रारेड बोलते हैं, इसमें 17 से 18,000 रुपया का खर्चा आता, और जैसा कि हमने बताया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ये डेवलप किया, और हम लोग इसको जो KVKs हैं वहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं, और हम लोग साल में जो है 3 से 4 बार किसानों को अपने यहाँ भी बुलाते हैं, जिसमें उनको हम सिखाते हैं कि ये यंत्र कैसे यूज आप कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप घरेलू उपयोग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो मैंने बताया कि जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे हम स्टीम भाप बना सकते, तो मैंने ये बताया कि चिकन क्लॉथ या एक छन्नी वाला कपड़ा होता है, उसमें आटे को पीस के आप रख लें या बांध लें, और उसको 7 से 8 मिनट भाप लगा देना है, और भाप लगाने के बाद जो मैंने
अभी बताया कि इंफ्रारेड बल्ब्स आते हैं, 150-200 रुपये में आपको ये बल्ब मिल जाएगा। इसको घर के किसी कोने में जो है लगा के, और उसके अंदर ये जो आटा जिसको आपने भाप लगाया है इसको उसके अंदर सुखा लें। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 या 5 मिनट में वो जो है नमी उसकी बहुत ही कम हो जाती है। और फिर उसको पीस के आप अगर रखते हैं डब्बे में तो आप इसको 3-4 महीने आराम से, इसमें कोई कड़वापन नहीं आएगा, कोई इसमें बदबू नहीं आएगी, इसको रख सकते हैं और आप प्रयोग में ला सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, अब एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद और भी प्रश्न होंगे आपसे पूछने के लिए। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। जी, ब्रेक के बाद स्वागत है। आप सुन रहे हैं किसान की बात कार्यक्रम, और आज हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर रणजीत रंजन जी, प्रधान वैज्ञानिक, और हम बात कर रहे हैं श्री अन्न का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है बाजरा। कि बाजरा की जो शेल्फ लाइफ है वो किस तरह से हम लोग उसको रिटेन कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी और ये सब शेल्फ लाइफ बहुत ही उपयोगी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब मैंने इसके बारे में भी पढ़ा तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें निकल कर आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो विडंबना ये है कि लोग अवेयर नहीं हैं। क्यों अवेयर नहीं है, इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। लेकिन एक कॉल है, उनकी भी जरा दिल की बात सुन लेते हैं, वो क्यों काफी देर से होल्ड पर। हेलो हेलो, नमस्कार जी, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, प्रश्न बताइएगा अपना। सुषमा जी, मेरा सवाल ये है, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी। जैसे कि अब बाजरे का सीजन तो खत्म हो गया, जैसे सर्दियों में खाया जाता है, अब वो बाजरा जो हम अगले सर्दियों में बाजार से खरीद के लाएंगे, तो कई बार क्या होता है उसमें कीड़े वगैरह मिलते हैं जी, तो हमारे लिए हानिकारक है। और दूसरा ये कहना चाहूंगा, जो एक कुट्टू का आटा और सामुक अभी अप्रैल के महीने में खरीदा तो वो भी कुछ अजीब तरीके का था, तो ये हम कैसे पहचान करें श्री अन्न के बारे में? इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए, क्योंकि ये हमें साल टू 6 महीने बाद खरीदना पड़ता है, डेली यूज नहीं होता। हाँ जी। धर्मवीर जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जहाँ तक मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं कि जो बाजरा है ये एक धारणा सी बन गई है कि सर्दियों में ही खाया जाता है, कि सिर्फ सर्दियों में ही खाया जाता है। बाजरा को आप गर्मियों में भी खा सकते हैं। ये है कि जैसे सर्दी में अगर हम नित्य प्रतिदिन इसको अपने खाने में यूज़ कर रहे हैं, तो गर्मी में थोड़ा सा हमें फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे सप्ताह में हम अगर 2 बार बाजरे की कोई चीज़ बनाकर, जैसे चिलवा हो गया या बाजरे की लड्डू है, बनाकर खाएं तो इसमें कोई हानि नहीं है। ये लोगों ने इसलिए बोला कि गर्मी में नहीं खाते क्योंकि इसमें 5 से 6% जो है वसा पाई जाती है, लिपिड जिसको बोलते हैं या फैट जिसको बोलते हैं, तो इसलिए लोगों ने
आपने बोला कि इसकी एक गर्म तासीर होती है और गर्मी में नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर इसके फायदे को आप देखें तो इसमें इतने सारे फायदे हैं कि इसे भगवान का अन्न का दर्जा दिया गया है जी। अब रही बात एक पहचानने की कि कैसे जो है कड़वापन या उसको हम पहचान पाए, तो देखिए ये तो आप एक चुटकी लेकर अपने जीभ पे रखेंगे तो एक कड़वापन से आप पता कर पाए। बहुत ही सिंपल तरीका है। और हम आगे बढ़ते हैं और किसान मित्र की भी हम बात करना चाह रहे थे कि हमारे किसान मित्र हैं, आकाश जी हैं ये। अच्छा। और जो ये अपना जैविक खेती करते हैं, तो क्यों ना एक जो बातचीत है वो सुना दें उनसे। हाँ बिल्कुल। मध्य प्रदेश सागर जिले से हूँ और पिछले 15 सालों से जैविक खेती के कार्य को कर रहा हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस साल को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है और मिलेट्स को लेकर मैं काफी लंबे समय से काम कर रहा हूँ। तो इसमें हम रागी और बाजरा, ज्वार जो है ना, कोदो, कुटकी, इस तरह के मिलेट्स पर हम काम करते हैं और इनकी जनरली जो बुआई है ना वो हल्की जमीनों में की जाती है और ये बारिश के समय में जो है ना लगने वाली फसलें हैं और इसके लिए संतुलित खाद की जो मात्रा है वो हम फसल लगाने के जस्ट पहले देते हैं और उसके पहले भूमि का उपचार करते हैं। तो भूमि के उपचार में जो है ना 100 किलो चूने की डस्ट और 50 किलो नीम का पाउडर डाल के मिट्टी को पलट देते हैं और 15 दिन के लिए उसमें धूप लग जाने देते हैं ताकि मिट्टी में पुरानी जो फसलों के अवशिष्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और किसी भी हानिकारक पैथोजन बैक्टीरिया की रहने की संभावना नहीं होती है, जिससे हमारी जो फसलें होती हैं उनमें फफूंद की बीमारी है, सड़न गलन उकटा की बीमारी है या फिर प्रबंधन करके और मटका खाद जो है ना, गुड़, गोबर, गौमूत्र, उड़द दाल का आटा, सरसों की खली का घोल हम इसमें 2 बार पिलाते हैं और गाय के गोबर की कंपोस्ट को 10 टन प्रति एकड़ फसल लगने के जस्ट पूर्व में डालते हैं और फिर उसके बाद 15 दिन के अंतराल से मटका खाद का घोल जो है ना बराबर देते रहते हैं। इससे जो है ना फसल को मिलने वाले जो आवश्यक तत्व हैं वो समय समय पर पूर्ति होती रहती है और बहुत अच्छे तरीके से इनका उत्पादन होता है और इस सारे उत्पादन को हम प्रोसेसिंग में कन्वर्ट हैं। तो हम रागी का आटा बनाते हैं, उसका दलिया बनाते हैं, ज्वार का भी आटा बनाते हैं, ज्वार का भी दलिया बनाते हैं और जितने भी और अलग अलग तरीके के जो मिलेट्स उगाते हैं उन सब का हम प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद इनके अच्छे बाजार में मूल्य मिलते हैं और बेशक जो है ना मिलेट्स जो है ना हमारी आवश्यकता भी है और आने वाले समय का भविष्य भी है। तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि मिलेट्स की खेती की तरफ आगे बढ़े। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि भारत के किसान जो है ना मिलेट्स की खेती को बढ़ावा दें, आगे बढ़ें, क्योंकि ये सुपर फूड में आते हैं और हमारे भारत में सबसे पहले मिलेट्स से ही हम लोग किया करते थे और इन्हीं से हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता था और हमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जितना जो भी बॉडी को चाहिए एक बैलेंस जो है ना हमारे को डाइट मिलती थी और इससे हमारे को कोई बीमारियां नहीं होती थी। तो इसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मिलेट्स की प्रोसेसिंग और इसकी उगाने से लेकर बाजार तक की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया पे हम लगातार किसानों को जागरूक भी करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। अभी तक 90,000 से भी ज्यादा किसान भाई जो है ना हमारे फार्म पर आके ट्रेनिंग प्रैक्टिकली देख के चीजों को सीख चुके हैं और आगे बहुत सारे लोग फिर जो है ना जाके करते हैं और काफी जगहों पर भी हम जाके जागरूकता कार्यक्रम लगाते हैं कि लोग मिलेट्स की खेती करें, लोग उद्यान की फसलों में भी आए, लोग जो है ना धान, गेहूं, चावल जो फसलें हैं उनकी खेती को धीरे धीरे कम करें क्योंकि इनमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है और ये हमारी पर्यावरण के लिए भी उतने अनुकूल नहीं है और हमारी सेहत के लिए भी उतना अनुकूल नहीं है। इससे गैस भी बनती है, डायबिटीज भी होती है, वो निरंतर भारत में बढ़ रही है। तो उसको लेकर मिलेट जो है ना बहुत ही वरदान सिद्ध है। लगातार जागरूक भी कर रहे हैं और हर महीने हम 27 और 28 तारीख को निःशुल्क एक कार्यशाला आयोजित करते हैं जो पिछले 13 सालों से लगातार प्रति माह बिना किसी रुकावट के चल रही है। उसमें पूरे देश भर के किसान इकट्ठे होते हैं और हमारे फार्म पर उगाई जा रही जो भी मिलेट्स की फसलें हैं, उद्यानिकी की फसलें हैं या जो भी और फसलें हैं, जो भी मॉडल हैं, उन सारे मॉडलों
फलों के बारे में विस्तृत प्रायोगिक जानकारी और प्रशिक्षण उनको देते हैं, ताकि किसान भाई जो है ना यहाँ से चीज़ों को सीख कर, देख कर, समझ कर और अपना सकें, ताकि वो आत्मनिर्भर बने और अपनी खेती से एक अच्छी इनकम जनरेट करें। बिल्कुल। और ये तो हमने किसान मित्र से बातचीत सुनी, और अब एक सवाल आया है, भानु प्रताप ये मांडोठी से हैं, पूछना चाहते हैं कि जो हम मल्टीग्रेन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम सोयाबीन, जो जवार और अपना आटा गेहूं वाला मिलाते हैं, रागी भी इसके अंदर मिलाते हैं, तो कितनी कितनी मात्रा में हमें ये सारी चीज़ें मिलानी चाहिए? देखिए, जहाँ तक मल्टीग्रेन आटा की बात है, ये हम लोगों ने एक सुगम तरीका निकाला है कि जो है ये जो जितने अन्न हैं इनको मिलाकर और एक जो है ऐसा आटा तैयार किया जाए जिसमें सारा जो है न्यूट्रिएंट वो एक बैलेंस्ड अमाउंट में हो जी। इसमें जहाँ तक मात्रे की बात है, कोई बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि रागी की मात्रा इतनी होनी चाहिए और सोयाबीन की जो है इतनी होनी चाहिए। ये एक हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हमने एक जो है रेशियो बनाया हुआ है। बट मेरा ये मानना है कि अगर हमें आटा जिसमें कि सारे ये जो न्यूट्रिएंट है ये बैलेंस्ड वे में, अगर ऐसा आटा हमें खाना है तो मिलाने के बजाय, क्योंकि जब आप आटा मिलाते हैं तो अब जैसे रागी है, मैंने कहा रागी को आप गेहूं या जो है मक्के के आटे के साथ मिलाते हैं, तो हमें नहीं पता कि ये जो आटा मिक्स हो रहा है इसकी जो है क्या उसकी स्वाद में क्या फर्क पड़ेगा या न्यूट्रिएंट में क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और उसके साथ ये हमें मिलाना है भी नहीं मिलाना है, और अगर सेल्फ लाइफ एक आटे की 7 दिन है, एक की 3 दिन है, तो वो दूसरा जो आटा है उसकी सेल्फ लाइफ को भी वो कम कर मतलब मिक्सिंग करने से हो सकता है कि जो खराब नहीं हो सकता वो जल्दी खराब हो जाए, तो इसलिए सेपरेट खाना ज्यादा बेहतर है कि आप। लेकिन कई बार क्या होता है कि बाजरे की रोटी जुड़ती नहीं है, तो इसलिए भी लोग मिक्स कर लेते हैं कि थोड़ा गेहूं मिला लिया तो ये रोटी जुड़ के बन जाएगी, तो ये भी एक कारण होता ही है। आम धारणा भी बनी हुई है कि गृहिणियों के लिए आसान हो जाता है इस तरह से, लेकिन सेपरेट खाएं तो बेहतर रहेगा। जहाँ तक आपने बाजरे की आटे की बात की, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम हलूर है, जहाँ आप बड़े आसानी से फुलके जैसी रोटी बना सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। यानी कि सब कुछ चल रहा है इसके संवर्धन के लिए, इसके प्रमोशन के लिए बहुत कुछ, और उम्मीद करते हैं कि ये जागरूक जो हमारे अभियान चले हुए हैं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए, ये पूर्णतः सफल रहेंगे, और हमारे किसान भाई भी। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।